हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस में, आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए रिकॉर्ड कर रहा था बट सोचे चलो यूट्यूब में भी डाल दूं। तो आज हम लोग कोल जूलॉजी पढ़ने वाले हैं। कोल जूलॉजी के साथ साथ कमर्शियल क्लासिफिकेशन ऑफ कोल भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल का जो ऑफिशियल डाटा है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के जो ग्रेड होते हैं, अलग अलग, जैसे आपका कुकिंग कोल का ग्रेड, नॉन कुकिंग कोल का ग्रेड, ये सब सब समझेंगे। सेमी कुकिंग कोल का ग्रेड है ना, सबका यूजेस समझेंगे, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमारा क्लासेस लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर ब्लैक डायमंड ऐप सर्च कीजिएगा। ब्लैक डायमंड ऐप आपको 4.8 रेटिंग के साथ मिल जाएगा, सेम लोगों के साथ। या फिर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाके डायरेक्टली आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें लॉगिन कर लीजिएगा, उसमें जाके आप कोई भी बैच को परचेस कर सकते हैं। एमसीएल प्लस डब्ल्यूसीएल बैच अब स्टार्ट हो चुका है। डब्ल्यूसीएल के लिए भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा और एमसीएल के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा। लाइव क्लासेस सब आपके रेगुलर बेसिस पे चलेंगी, ठीक है। और रिकॉर्डेड वाला भी मैं डालूंगा आपके टाइम के हिसाब से, मतलब लाइव रिकॉर्डेड सब मिलेगा इसमें। एनसीएल का बैच ऑलरेडी चल रहा है, लाइव क्लासेस चल रहे हैं ताबड़तोड़। तो एनसीएल का बैच भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई एक बैच आप ले चुके हैं तो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, या तो ऐप पे ही मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मैं कुछ कर सकता हूं तो आपके लिए जरूर करूंगा। तो एमसीएल प्लस डब्ल्यूसीएल बैच C16 जो बैच है, ये अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इसमें अब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। डब्ल्यूसीएल के लिए पुराने लेक्चर कुछ भी नहीं रहेंगे, सब अपडेटेड रहेंगे। और अगर पुराने मतलब रिसेंटली रिकॉर्डेड वाले भी रहेंगे और अभी अपडेटेड रहेंगे, पुराने यानी पुराने एमटी वगैरह वगैरह के कोई लेक्चर नहीं रहेंगे, सब नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अब लाइव क्लासेस आपका डब्ल्यूसीएल के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ओके। चलिए, उसी लाइव क्लास में से एक क्लास का ये एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग कोल जूलॉजी को पढ़ते हैं, कोल जूलॉजी को समझते हैं, कोल जूलॉजी को जानते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कि कोल जूलॉजी का मतलब क्या होता है। मतलब कोयला से रिलेटेड जो हम जियोलॉजी पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोल जूलॉजी, ठीक है। कोयला से रिलेटेड जो हम लोग अर्थ साइंस के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर कोयला का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोयला आखिर कैसे बना होगा, कोयला कौन कौन सी थ्योरी से बना है, कोयला कहाँ कहाँ बना है, कोयला किन किन कंस्टिट्यूएंट से बना है, ठीक है। और कितने कितने मात्रा में अलग अलग टाइप के कोयला में अलग अलग जो कमर्शियल ग्रेड है वगैरह वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि कोयला आखिर कैसे बना है। तो आपको बहुत पता है इसके बारे में, तो मैंने शॉर्ट में आपको बताऊंगा। जो आप पते हैं, जान रहे हैं उसके बारे में हल्का हल्का फटाफट हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो आपका पेड़ पौधा एक टाइम था जब हुआ करता था, बहुत सारे पेड़ पौधा हुआ करता था, बहुत सारे जीव जंतु हुआ करते थे। अगर आप जाके जूलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ो तो उसमें आपको पता चलेगा बहुत सारे जीव जंतु थे, डायनासोर थे, डायनासोर हुआ करते थे, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेप्टाइल्स हुआ करते थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मंकीज थे, एप्स बहुत सारे थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के राइनो वगैरह, बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूनिकॉर्न यानी कि एक सिंग वाला घोड़ा, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो पहले एग्जिस्ट किया करती थी। बहुत उसके बाद ये सब धीरे 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 समाप्त होने लगे। अब ये समाप्त हो गए तो भाई शरीर तो ऐसा थोड़ी कि शरीर के साथ ही ऊपर चले गए। शरीर तो आपका यहीं रह गया, अर्थ के ऊपर रह गया। तो अर्थ के ऊपर में शरीर रहने के कारण तो शरीर में यानी कि जो पेड़ पौधा था, ये जीव जंतु थे, कहीं ना कहीं जमा होते चले गए। और फिर इसके ऊपर में धीरे धीरे सेडिमेंट्स जमा होते चले गए। और सेडिमेंट में जब हाई टेम्परेचर पड़ा, हाई प्रेशर पड़ा एक लंबे समय तक, तो धीरे धीरे उस पर प्रेशर बढ़ने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, और धीरे धीरे वो ब्राउन कोल में यानी कि पहले लिग्नाइट में कन्वर्ट हुए, उसका सब बिटुमिनस में कन्वर्ट हुए, है ना। पहले तो पीठ ही था लकड़ी का एक हाईएस्ट कार्बोनाइट फॉर्म होता है, या यूं कहें कि कोयला का स्टार्टिंग फेज होता है। उसके बाद वो ब्राउन कोल बन गए, है। ब्राउन कोल लिग्नाइट को कहा जाता है। अलग अलग टाइप के कोयले को अलग अलग नाम दिया गया, वो भी हम जानेंगे। इसके बाद आपका सब बिटुमिनस बना, देन एंथ्रासाइट बना, और ऐसे करते करते वो कोयला का पूरा पूरी फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। कैसे हुआ आपको एक बार शॉर्ट में बता दूं। पेड़ पौधा था, चाहे वो पानी बहा के ले गया उस पेड़ पौधे को, चाहे जहां पेड़ पौधा था वहीं टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण जमीन के नीचे घुस गया, धस गया। जीव जीव जंतु जानवर हुआ करते थे, वो मर के उसके ऊपर में आ गए, या तैर के पानी में आ गए, या पानी बहा के उसको कहीं पे ले आया, दूसरे जगह जमा कर दिया, या तो जमीन मीन में टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, वहीं पे दब के मर गए। तो ये सब अब धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक मैटर था, कुल मिलाकर के ऑर्गेनिक मैटर में क्या आएगा, फ्लोरा एंड फाउना दोनों आएगा, फ्लोरा एंड फाउना दोनों आएगा। फ्लोरा का मतलब होता है फूल पौधा पत्ती वनस्पति, पेड़ पौधा, ये सब जितने भी चीजें हैं ये फ्लोरा में आते हैं, है ना। ठीक है। अब फाउना में आ जाएगा जीव जंतु, एनिमल की, कीड़ा मकोड़ा जानवर,
है ना, डायनासोर वगैरह सब आपका आ जाएगा फौना में। तो बेसिकली एक टाइम था जब सब एग्जिस्ट हुआ करता था, तो वही सब दब मर के धीरे-धीरे कोयला बन गया। यानी कि आज की डेट में अगर कोई सुनामी आ जाए, तो सुनामी आने के बाद जो जीव-जंतु लोग मर जाएँगे, वो धीरे-धीरे जमीन के नीचे बरियल डीप बरियल होते चले जाएँगे। जैसे धीरे-धीरे ऊपर में सेडिमेंट जमता चला जाएगा, फिर एक टाइम होगा जब उस पे हीट पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, एक लंबे समय तक हीट पड़ेगा, मिलियंस ऑफ ईयर जब ऐसा होगा, तो मिलियंस ऑफ ईयर में धीरे-धीरे वो पीट में चेंज होंगे। पीट के बाद वो लिग्नाइट में चेंज होंगे। लिग्नाइट के बाद वो बिटुमिनस में चेंज होंगे, बिटुमिनस के बाद वो एंथ्रासाइट में चेंज होंगे, ठीक है? उसके बाद और भी ज़्यादा इसमें प्रेशर पड़ेगा तो धीरे-धीरे ये डायमंड में भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा करते-करते पूरा फॉर्मेशन होता है बेसिकली इसका, ओके? चलिए, तो कोल इज़ फॉर्म्ड इसमें यही लिखा हुआ है, पीपीटी है क्लास में तो डालूँगा ही बाबू, क्लास के बच्चों के लिए तो है ही। बाकी हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो आपको ठीक लगे आप पढ़ सकते हैं, आपकी ठीक है? चलिए। देखिए, अब यहाँ पे अलग-अलग टाइप के इमेजेस दिए हुए हैं। अब इसमें से कुछ इमेजेस अलग हैं, कुछ इमेजेस अलग हैं, उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। ब्राउन कोल बेसिकली ये है, इसको बोलते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट का एक नाम होता है ब्राउन कोल। ये आपका एक एंथ्रासाइट कोयला है और ये एक लकड़ी है, ठीक है? अब देखिए अलग-अलग टाइप के कार्बन के हिसाब से अलग-अलग कोयला का फॉर्मेशन होता है। मतलब कोयला का जो फॉर्मेशन होता है, वो अलग-अलग कंस्टिट्यूएंट के हिसाब से अलग-अलग टाइप के जो उसमें कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, उसके हिसाब से कोयला का फॉर्मेशन होता है। ओके? जैसे मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ओके? जस्ट अ सेकंड। ठीक है? जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो बेसिकली कार्बन में 5 मुख्य तत्व पाए जाते हैं। 5 तत्व से हमारा शरीर बना है ना बाबू। हमारा शरीर कैसे बना है? हमारा शरीर बना है जिसमें अग्नि लगा होगा, वायु लगा होगा, आकाश लगा है, ठीक है? पाताल लगा है मतलब मिट्टी लगा है और जल लगा है। तो ये सब 5 तत्व मिलके हमारा शरीर बना है, ऐसा हिंदी माइथोलॉजी में माना जाता है। उसी तरह से जो कोयला है, वो कोयला भी 5 तत्वों से मिलके बना है। अब जो छठा तत्व आप सोच रहे हैं, वो कुछ-कुछ कोयले में कभी होता है, कभी नहीं होता है, वैसा वाला हिसाब-किताब है। मैं आपको बताता हूँ फास्फोरस जो आप सोच रहे हैं। फिलहाल आप समझिए कि 5 तत्व कौन-कौन से हैं, यानी कि 5 एलिमेंट्स हैं जो मिलके कोयला बनाता है। सबसे पहला है कार्बन, सबसे पहला है कार्बन, उसके बाद है हाइड्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है नाइट्रोजन, उसके बाद है सल्फर। ये बेसिकली 5 कंपोनेंट है जो मिलके कोयला बनाता है, जिसमें से प्राइमरी एलिमेंट जो है वो कार्बन है। प्राइमरी एलिमेंट क्या है? प्राइमरी एलिमेंट है आपका कार्बन, यानी कि कार्बन ही हमारा डिसाइड करता है कि कोयला कौन सा टाइप का होगा। अगर कार्बन बहुत ज्यादा है यानी 86% से ऊपर है, तो उस केस में हम कह देते हैं कि यार ये ना एंथ्रासाइट कोयला है। अगर कार्बन आपका कम है, मान लीजिए आपका कार्बन जो है वो 76 से 86% के बीच है, तो हम कह देते हैं कि ये आपका बिटुमिनस कोयला है। अगर हम कह देंगे कि ये आपका 70 से 73 के बीच में है, सब बिटुमिनस कह देंगे। लिग्नाइट कह देंगे अगर 60 से 70 है तो, पीट कह देंगे अगर 70 से कम है तो। और कार्बन कोयला लकड़ी वाला कार्बन होता है जो 40 से 50% जो होता है वो लकड़ी वाले कोयले में पाया जाता है। तो कार्बन आपका प्राइमरी एलिमेंट है। कार्बन क्या है? प्राइमरी एलिमेंट है, जिसके हिसाब से 4 टाइप्स ऑफ कोल को बांटा जाता है, जिसमें आपका पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट हमारे मार्केट में माना जाता है। बाकी कुछ इंटरनेशनल बुक्स है जिसमें सब बिटुमिनस को कोयला मानता है और पीट को नहीं मानता है ना? लेकिन हम लोग वही हिसाब से चलेंगे जो हमारे भारत में चल रहा है सिस्टम, ठीक है? बाकी जानने के लिए, जानकारी के लिए काफ़ी है। इसके बाद आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, ठीक है? ये है। अब देखिए बेसिकली कार्बन के बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका ऑक्सीजन, जो कंपोनेंट कोयला में पाया जाता है। ऑक्सीजन 2% भी पाया जा सकता है, 10% भी पाया जा सकता है, ऐसा करते-करते 40% भी पाया जा सकता है, ठीक है ना? ये ऑक्सीजन जो है वो सेकंड नंबर पे कह सकते हैं कि आपका कार्बन के बाद जो सेकंड नंबर पे पाया जाता है, वो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है ना? मैं ऐसा करता हूँ जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना मैं लिख देता हूँ। आप चाहो तो नोट कर लो बाबू, है ना? आप चाहो तो नोट कर लो, ऐसे भी नोट्स मेरे को ये वाला डालना ही है, क्लासेस में तो डालेंगे ही। बहुत सारा नोट्स आपको मिलेगा। डब्ल्यूसीएल का बैच तो अभी स्टार्ट हुआ है, देखते जाइए, है ना? चलिए, ओके। चलिए, सबसे पहले कार्बन आपका प्राइमरी एलिमेंट है। क्या होता है? कार्बन आपका प्राइमरी एलिमेंट होता है कोल में, ठीक है? इसके बाद आपका होता है सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका 2% से लेकर के आपका बाकी जो रेस्ट है यानी कि 40% तक ही भी ये हो सकता है।
ठीक है, 40% तक भी ये हो सकता है। इसके बाद आपका हाइड्रोजन होता है जिसमें जनरली पानी की मात्रा होती है, जो 2% से जनरली 6% तक हो सकता है। ठीक है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सल्फर। सल्फर की मात्रा आपका 0.5% से लेकर के 5% तक हो सकता है। ठीक है, और ये जो आपका सल्फर है जब जलता है ना, कोयला या स्पॉन्टेनियस शूटिंग होता है तो आसमान में ये जाके कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में घुल जाता है और एसिड रेन का कारण बनता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जो एसिड रेन का कारण बनता है, कोल में से ऐसा कौन सा कंस्टिट्यूएंट है जो एसिड रेन का कारण बनता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है बाबू, आपका होश उड़ जाएगा अगर आप नहीं पढ़े होंगे ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे। इसीलिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं बेसिक पे बहुत ध्यान देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद आपका हो गया कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, है ना। उसके बाद बच गया आपका नाइट्रोजन, जहाँ नाइट्रोजन 0.5% से लेकर के, है ना, 2% होता है। जलने पे ये नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड्स नाम का पदार्थ बनाता है, मतलब गैसेस बनाता है। तो कुल मिलाकर के ये आपका होता है। ठीक है, जिसमें से कार्बन जो है इसको प्राइमरी एलिमेंट बोलते हैं, मुख्य ईंधन कह सकते हैं। इसी के हिसाब से कोल का रैंकिंग जो होता है वो हमारा कार्बन के हिसाब से ही होता है। अब कुछ ऐसे कोल होते हैं जिसमें, जैसे नॉन कोकिंग टाइप के जो कोल होते हैं, वो जनरली कुछ उस मात्रा में उसमें फास्फोरस भी पाए जाते हैं, फास्फोरस भी पाए जाते हैं कुछ मात्रा में। ठीक है ना। ये हो गया। अब कुछ और चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझ लो ना क्या दिक्कत है, समझ लो, है ना। देखो क्या होता है, कार्बन में कुछ प्रॉक्सिमेट कंपाउंड्स होते हैं, प्रॉक्सिमेट भौतिकी कंपाउंड। ठीक है, कंपोनेंट्स बोलिए, कंपाउंड्स बोलिए। लैब में जांच करते हैं तो कुछ चीजें हमको देखनी पड़ती है। जैसे एक होता है फिक्स्ड कार्बन। क्या होता है बाबू? एक होता है फिक्स्ड कार्बन। फिक्स्ड कार्बन क्या होता है, मतलब कोयला जब जलेगा ना तो जलने वाला जो हिस्सा होता है, जो जलता है, ठीक है, जो जलता है उसी को बोलते हैं फिक्स्ड कार्बन, है ना। इसके बाद आपका एक होता है वोलेटाइल मैटर। वोलाटाइल मैटर, ठीक है। वोलेटाइल मैटर क्या होता है, बेसिकली कोयला जब गर्म होता है या कोयला जब निकल जलता है तो वोलेटाइल मैटर बेसिकली उससे निकलने वाला जो गैसेस होता है ना, कोयला जलने पे जो गैसेस निकलता है ना, या फिर जो कोल्टार वगैरह निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल मैटर। इसके बाद हमारा होता है एक मॉइस्चर। एक बार होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर बेसिकली कोयला के अंदर फंसा हुआ रहता है। अभी इनहेरिटेंट टाइप के मॉइस्चर होते हैं, है ना, एक्सटर्नल मॉइस्चर होते हैं। तो डिटेल में नहीं जाता। मॉइस्चर बेसिकली पानी में ट्रैप्ड होता है, वाटर की मात्रा होती है ना। इसके बाद आपका आता है एस कंटेंट, है ना, एस कंटेंट। ठीक है, ये क्या होता है, तो बेसिकली जब कोयला जल जाता है तो जो बचा हुआ राख होता है ना, बचा हुआ राख या बचा हुआ जो अवशेष होता है ना, जो यानी कि बचा हुआ राख कह लीजिए या नॉन कंबस्टिबल पार्ट कह लीजिए, है ना, नॉन कंबस्टिबल पार्ट। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉन कंबस्टिबल। तो एस कंटेंट बेसिकली नॉन कंबस्टिबल होता है, वो जलता नहीं है, वो बच जाता है। ठीक है ना। ओके, चलिए। कभी कभी ना इस कोयले के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी पाई जाती है। ओके, अब जब पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा सा देख लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। कुछ इम्प्योरिटीज भी कोयला के साथ पाया जाता है। जैसे कभी कभी हमको कोयला के साथ सिलिका देखने को मिलता है, कभी कभी अलुमिना देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये सब क्या होता है, ये जनरली क्वार्ज के रूप में होता है, क्वार्ज के रूप में होता है। ठीक है, और ये एस बनाने में मदद करता है। एस कंटेंट जब बनता है तो ज्यादातर हमारा क्वार्ज कंटेंट बनने में, एस बनने में मदद करता है, राख बनाते हैं, है ना। कभी कभी हमको कोयला के साथ आयरन भी मिलता है, कभी कभी हमको कोयला के साथ पायराइट के फॉर्म में भी आयरन मिलता है। ठीक है, तो जब क्या होता है बेसिकली जब हमारा कोयला बनता है ना, उसी तरह से जो फॉस्फोरस है ना, एक बार मैं समझा दूंगा। फॉस्फोरस है, ठीक है, तो ये बेसिकली जो एपेटाइट होता है ना, एपेटाइट, एपेटाइट टाइप का जो मिनरल होता है ना, स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत नुकसानदेह होता है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस वाला कोयला लेना नहीं चाहते यार, बड़ा दिक्कत होता है उससे, है ना। इसके बाद एक होता है ट्रेस ट्रेस मेटल्स होते हैं जो कुछ पाए जाते हैं कुछ मात्रा में, जैसे आपका, जैसे आर्सेनिक वगैरह हो गया, मरकरी हो गया, है ना, मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, या लीड हो गया, ठीक है, कैडमियम हो गया। थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं घुसे हैं बट कोई बात नहीं, आप समझो फिर भी बातों को। हम कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इम्प्योरिटीज होते हैं, इसको इम्प्योरिटीज में काउंट करते हैं। इसीलिए हमने आपको जो 5 कंपोनेंट बताया उसमें 5 ही है भाई। कार्बन पहला नंबर पे है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा हाइड्रोजन है, चौथा सल्फर है, पांचवा नाइट्रोजन। सीक्वेंस याद रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। वो भी याद रखिएगा, एसिड रेन किससे बनता है, रैंकिंग किसके आधार पर किया जाता है, आपका फिक्स्ड कार्बन वगैरह एस कंटेंट किससे बनता है, नॉन कंबस्टिबल इसमें से क्या होता है, फिक्स्ड कार्बन, वोलेटाइल मैटर, मॉइस्चर, एस कंटेंट,
ठीक है। इसके बाद बहुत सारे कोयला जब बनता है तो कोयला बनते बनते के क्रम में अब कोयला के साथ किसी केमिकल का रिएक्शन हो जाता है, कोयला के साथ किसी और का रिएक्शन हो जाता है, कोयला के बगल में कोई और पाया जाता है। जब कोयला बन रहा होता है तो कुछ ना कुछ मिनरल कार्बोनेट वगैरह मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण इम्प्योरिटीज का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सिलिका अलुमिना ये दोनों क्वार्ट्ज बनाते हैं, इस कंटेंट में मदद करते हैं। आयरन पायराइट वगैरह भी है, ये जो कोयला के साथ अक्सर देखने को मिलता है, खासकर लिग्नाइट वाले कोयला में आयरन पायराइट हमको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद फास्फोरस है, जो एपेटाइट नाम का एक पत्थर होता है, उसके साथ अगर मिक्स हो जाए कोयला तो हमको फास्फोरस बनने की संभावना होती है। कुछ ट्रेस मेटल होते हैं, जब हम जांच करते हैं पीपीएम की मात्रा में, बहुत ही गैसेस का जब हमको जांच करना होता है या तत्व जांच करते हैं कुल मिलाकर के प्योरिटीज वगैरह, तो जाके मरकरी, आर्सेनिक, लीड, कैडमियम इस टाइप के पदार्थ में मिलते हैं। तो ये सब कुछ इंप्योरिटीज है जो कोयला को खराब करता है बाबू। हमारे कोयला के लिए अच्छा नहीं है ये सब चीज, कोयला के लिए बहुत खराब चीज है सब। ठीक है, ओके चलिए। अब आते हैं कार्बन कंटेंट किसमें किसमें कितना होता है। तो देखिए ऐसा है कि लकड़ी में अगर मैं देखूं हिसाब करके तो लकड़ी में जो कार्बन की मात्रा है वो 40 से 50% होती है। एक लकड़ी अगर हम अच्छी सूखी लकड़ी जलाएं तो 40 से 50% तक उसमें कार्बन की मात्रा होती है। पीट में लगभग 60% तक होता है, 60% तक लगभग पीट में पाया जाता है। पीट को भारतीय में कोयला मानते हैं और इंडस्ट्री में कोयला नहीं मानते हैं। तो कुल मिलाकर के पीट आपका पहला स्टेज फॉर्मेशन होता है, पीट। हाँ, उसके बाद होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट को ब्राउन कोल यानी भूरा कोयला भी कहते हैं। ब्लाइंड लिग्नाइट को ब्राउन कोल यानी भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें 60 से 70% तक आपका आपका कार्बन कंटेंट होता है। इसके बाद आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। मेजरली अगर हम बिटुमिनस को देखें तो 70 से लेकर के 86% तक बिटुमिनस कोयला में कोयला होता है। अब बिटुमिनस को दो अलग अलग नाम दिया गया है। एक नाम दिया गया सब बिटुमिनस, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बिटुमिनस को दो टाइप में बांट दिया गया है, इसीलिए इसको सब बिटुमिनस कहा गया है। ठीक है। सब बिटुमिनस को ब्लैक लिग्नाइट भी कहा जाता है। सब नाम याद रखिएगा बाबू, तोता जैसे चाट लीजिए, तोता ऐसे चाट लीजिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोल इज नॉन एज ब्लैक लिग्नाइट। ऑप्शन दे देगा, सब बिटुमिनस टिक मारना पड़ेगा। ठीक है। तो ब्लैक लिग्नाइट आपको सब बिटुमिनस को कहा जाता है। 70 से 76% तक कार्बन कंटेंट इसमें होता है। इसके बाद होता है बिटुमिनस। अगर सिंपल बिटुमिनस कहा जाए तो बिटुमिनस को सॉफ्ट कोल भी बोलते हैं, स्टीम कोल भी बोलते हैं, रॉक कोल भी बोलते हैं। तीनों नाम है, इसका नाम याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है आपके लिए। सॉफ्ट कोल और स्टीम कोल, रॉक कोल, ये तीनों नाम है बिटुमिनस का। ठीक है। बिटुमिनस का अगर सिंपली पूछेगा तो 76 to 80% अगर सब बिटुमिनस को बांट दिए अलग से, और अगर अलग से नहीं बांटे हैं तो 70 से 86% होगा। ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग डाटा आपको इसीलिए मिलता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं एंथ्रासाइट पे। एंथ्रासाइट को हार्ड कोल कहा जाता है। एंथ्रासाइट को क्या कहा जाता है बाबू? एंथ्रासाइट को हार्ड कोयल कहा जाता है। 86% से ज्यादा अगर रहेगा कहीं पे कार्बन कंटेंट तो उसको हमें एंथ्रासाइट कोयला कहेंगे। सबसे बेस्ट, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है कोयला का, सबसे हार्ड होता है, इसलिए इसको हार्ड कोयल कहते हैं। रिवीजन फटाफट। पीट है, ठीक है, लकड़ी है, ओके। लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहते हैं, सब बिटुमिनस को ब्लैक कोल कहते हैं, बिटुमिनस को सॉफ्ट कोल, स्टीम कोल, रॉक कोल कहते हैं, एंथ्रासाइट को हार्ड कोल कहते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सब चीजें लिखी हुई है इसमें, है ना। आप चाहें तो इंग्लिश वाला पढ़ सकते हैं, आपका अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो बाबू इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलेगा क्लास में आपको, आपको घबराने वाली बात नहीं। देखो कोयला बनने का दो थ्योरी है, एक है इंस्टीट्यूट थ्योरी, एक है ड्रिप थ्योरी। आप कोई ना कोई किताब में पढ़े कि ड्यूब थ्योरी से भारत का कोयला बना है। देखो ये पूरी तरह से सत्य नहीं है बाबू। भारत का कोयला मुख्यतः 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 मतलब होता है मेनली, मतलब ज्यादा से ज्यादा बना है ड्रिप थ्योरी से, ये कहेंगे तो सही है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि भारत का सारा कोयला ड्रिप थ्योरी से बना है, ये गलत हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। क्योंकि लिग्नाइट कोल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इंस्टीट्यूट थ्योरी से हुआ। हम आपको समझाएंगे, फिलहाल समझिए। कोयला बनने के दो प्रकार होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूट थ्योरी, एक होता है ड्रिप थ्योरी। इंस्टीट्यूट थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं अंतःस्थल सिद्धांत, और ड्रिप थ्योरी को हिंदी में कहते हैं परिवहन सिद्धांत। ठीक है। चलिए हम लोग दोनों को समझते हैं। ओके चलिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट को समझते हैं, है ना। इंस्टीट्यूट में क्या होता है वीडियो में आपको समझाता हूँ। देखो इंस्टीट्यूट क्या होता है। इंस्टीट्यूट में जनरली टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण एक ही जगह पे कहीं पहाड़ बन गया, कहीं खाई बन गया, जमीन में क्रैक आ गया। जैसे आप देखे होंगे जापान में अर्थक्वेक आया, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, बहुत सारे लोग मारे गए। इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया 7 रिएक्टर का, ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए। अब ये सब लोग जो मारे गए हैं, जो दब गए हैं, जो मलबा दब गया, उसमें पेड़ पौधे दब गए हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर में धीरे धीरे सेडिमेंट जमा हो गया है। अब उसके ऊपर में लोग घर वर बना के रहने लगेंगे या उस जगह को छोड़ देंगे, दूसरे जगह रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके ऊपर सेडिमेंट जमा होते चला जाएगा। और वही सब आदमी, वही सब पेड़ पौधा एक टाइम मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ऐसा होगा कि वो कोयला का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना।
तो जनरली क्या होता है कि जब टेक्टोनिक मूवमेंट होता है एक जगह पे, जब हमारी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मूव करती है और टकरा जाती है, या फिर अर्थक्वेक वगैरह, वोल्केनो वगैरह कुछ भी ऐसा इरप्शन होता है, तो जहाँ पे वो पेड़ पौधे थे या जहाँ पे वो जीव जंतु थे वहीं का वहीं अगर दब गए हैं, और एक टाइम के बाद हीट अगर बहुत ज़्यादा पड़ा, टेम्परेचर एक बहुत ज़्यादा पड़ा, प्रेशर एक बहुत ज़्यादा पड़ा, एक लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसको, है ना? तो उस केस में क्या होगा, हीट के साथ, टेम्परेचर के साथ, है ना, प्रेशर के साथ, ठीक है, वो क्या होगा, धीरे 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 वो कोयला में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इन सीटू थ्योरी। इन सीटू का मतलब होता है अंतस्थल, मतलब जहां पे है वहीं पे खत्म हो गया, अंत हो गया उसका, उसी जो स्थल पे उसका अंत हो गया, इसलिए अंतस्थल कहते हैं, इन सीटू कहते हैं, है ना? ठीक है। सीटू का मतलब होता है स्थल, इन का मतलब होता है इन, मतलब वहीं पे, अंत, है ना, उसी जगह पे। तो उसी जगह पे मर गया, खत्म हो गया, कोयला बन गया, तो उसको बोलते हैं इन सीटू थ्योरी। ये जनरली होता है टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण। ये किस एरिया में हो सकता है, जहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह ज्यादा आता है, पहाड़ी इलाका ज्यादा है, ठीक है, भूकंप वगैरह, या ऐसी जगह पे जहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट होते रहते हैं, वैसे जगह, या वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है, तो उसी जगह पे जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये होता है इन सिटी ड्रिफ्ट, आपका इन सिटी थ्योरी। ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब होता है परिवहन सिद्धांत, हिंदी में भी दिया, इंग्लिश में भी दिया, तो जो आपको ठीक लगता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक नदी है ना, जैसे कोसी नदी है बिहार का, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा अपने राह बदलता है। आज इस गांव से के बगल से रास्ता जा रहा है, अचानक से वहां से 5 किलोमीटर दूर एक ठो गांव है, एक दिन रास्ता बदलेगा और उस गांव को डुबा देगा अचानक से। भाई इसका थोड़ा सा खराब सिचुएशन है। इसी तरह से नदियां में जब कभी बाढ़ आती है, कभी बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, कभी ज्यादा सिचुएशन होता है, तो पेड़ पौधे मलबे उलबे जाके कहीं पे जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद फिर उसका एनारोबिक डीके होता है, और एक होता है एरोबिक डीके, समझो बाबू, है ना, केमिस्ट्री में पढ़े होगे। एरोबिक डीके के मतलब होता है कि जो खुले, जैसे कोई जानवर है मर जाता है, तो जानवर को कोई दफनाया तो है नहीं, मिट्टी में पड़ा हुआ है वो जानवर, लेकिन मिट्टी में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बायो जीव होते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डीके में मदद करते हैं, यानी कि वो जानवर को सड़ा गला के खत्म कर देते हैं। आज आपको दिखेगा कि वहां पे जानवर मरा हुआ है, 1 साल के बाद जाइएगा तो देखिएगा वहां सिर्फ हड्डी पड़ा हुआ है जानवर का, जबकि उसको कोई दफनाया नहीं था, लेकिन वो खत्म हो गया है। भुरभुरिया टाइप का मिट्टी दिखेगा आपको वहां पे। वो इसलिए क्योंकि उसमें एरोबिक डीके होता है, मतलब एयर के प्रेजेंट में डीके करने वाले बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम उसको दफना देते हैं या कोई मिट्टी का लेयर उस पर ऊपर चढ़ गया है, तो उसका एनारोबिक डीके होता है। एनारोबिक मतलब होता है वहां पे एयर मौजूद नहीं है, एयर मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हवा का जरूरत नहीं पड़ता है, वो एयर में नहीं पलते पनपते हैं, वो जमीन के नीचे दबे रहते हैं, और वो जमीन के नीचे के चीजों को सड़ाने गलाने में मदद करते हैं। इसको बोलते हैं एनारोबिक डीके, है ना। उसका धीरे धीरे वो डीप बरियल होता चला जाता है, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है, धीरे धीरे वो बिटुमिनाइजेशन में आता है। बिटुमिनाइजेशन मतलब बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट होना, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है आपका इन सिटू थ्योरी। इन सिटू थ्योरी में क्या था, जहां पेड़ पौधा था, वो पेड़ पौधा को या जानवर को किसी जगह पे हवा के कारण, ठीक है, पानी के कारण बहा के ले गया जूलॉजिकल एजेंट, और ले जाके कहीं जमा करके उसको फिर धीरे धीरे डीप बरियल के कारण वो प्रेशर, टेम्परेचर एंड टाइम के साथ कोयला में कन्वर्ट होते चला गया, और कोल ग्रेड चेंज होते चला गया। उसी को बोलते हैं हम इन सिटू थ्योरी। भारत में 4 प्रकार के मुख्य कोयला है, जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, है ना। कुछ किताबों में नहीं माना गया है, सब बिटुमिनस को माना गया है, लेकिन आपको भारत वाला दिमाग में रखना है, ठीक है, दोनों दिमाग में रखना है एक्चुअली। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। बेसिकली कोयला जो भारत में पाया गया है वो दो अलग अलग पीरियड के पाए गए। एक होता है पर्मियन टू गोंडवाना पीरियड, और एक है टर्सरी पीरियड। पर्मियन पीरियड को गोंडवाना पीरियड भी कहा जाता है। जितने भी नदियों के कारण या ड्रिफ्ट थ्योरी में जो कोयला बना है, वो जनरली गोंडवाना पीरियड के कोयला है। यानी दामोदर नदी के किनारे जो कोयला पाया गया है वो गोंडवाना पीरियड के कोयला है। यानी बीसीसीएल में जो कोयला पाया गया है वो गोंडवाना पीरियड का कोयला है। एमसीएल में जो कोयला पाया गया है महानदी के बगल में, ड्रिफ्ट थ्योरी के कारण वो बनी है, और वो गोंडवाना पीरियड का कोयला है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो अलग अलग टाइप के कोयला पाए गए हैं वो गोंडवाना पीरियड के कोयला पाया गया भारत में। जो भारत में ज्यादातर कोयला, 90% कोयला गोंडवाना पीरियड के बने हुए हैं। गोंडवाना पीरियड का ही दूसरा नाम पर्मियन पीरियड है। अगर गोंडवाना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको पर्मियन पीरियड ठीक मानना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द कोल आपका जो फॉर्मेशन हुआ है फॉर्म ड्यूरिंग पर्मियन और गोंडवाना पीरियड। दूसरा जो पीरियड है वो टर्सरी पीरियड। टर्सरी पीरियड के जो कोयले हैं वो काफी कम है भारत में। जैसे
आप देखेंगे कि आपका लिग्नाइट जो तमिलनाडु वाला बना हुआ है, तमिलनाडु एनएलसी जो कंपनी बनी है जो लिग्नाइट का फॉर्मेशन करती है, वो टर्सरी पीरियड का कोयला उठाती है। जीपीसीएल नाम का एक कंपनी है, गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें जो लिग्नाइट बना है वो टर्सरी पीरियड का कोयला उठाता है। ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये दोनों पीरियड आपको याद रखना है ना। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है जीजीएसआई का रिपोर्ट भी डाला हूँ, जीएसआई की रिपोर्ट के हिसाब से दोनों थ्योरी से बनी है बाबू, ये मत सोचिएगा एक ही थ्योरी। मोस्ट ऑफ द समझे, वैसा वर्डिंग रहता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल दिया डिप थ्योरी का, जैसे दामोदर वैली, दामोदर नदी के किनारे जितने भी कोयले पाए गए, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में जितने कोयले बने हैं वो जनरली इसी पीरियड के कोयले से बने हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर महानदी के बारे में बात करूं, यानी कि छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में जो कोयले बने गए हैं, है ना, वो आपका महानदी और सोन नदी के किनारे बसा हुआ जितने भी माइंस है ना, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सोन नदी के आसपास में बसा है, सोन नदी के कारण वो सब कोयला बना है। ठीक है, तो ये सब जो कोयला है ये सब के सब ड्रिफ्ट थ्योरी के एग्जाम्पल है। इसी तरह से वर्धा रिवर जो नागपुर में पड़ता है, डब्ल्यूसीएल के जितने भी माइंस है, कोयला है, वो आपका वर्धा रिवर के कारण बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आपका आगे बढ़ेंगे, है ना। गोंडवाना बेसिन का 97% कोयला, अब 90% बोला था मैंने, 97% कोयला भारत का कौन से थ्योरी से बना है बाबू? 97% कोयला आपका डिप्ट थ्योरी से बना है, और वो गोंडवाना पीरियड का कोयला है। गोंडवाना पीरियड को पर्मियन पीरियड भी कहा जाता है, दोनों याद रखिएगा बाबू। ठीक है, ये डिप थ्योरी को सपोर्ट करता है, यानी कि डिनेंडेशन, इरोजन, वेदरिंग वगैरह हुआ है। कोकिन, नॉन कोकिन दोनों टाइप के कोयले पाए जाते हैं, एंथ्रासाइड नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कार्बन कंटेंट का एक एवरेज दिया हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा एरिया दिया हुआ है, जैसे वेस्ट बंगाल का कोयला, बिहार का कोयला, झारखंड का कोयला, उड़ीसा का कोयला, उत्तर प्रदेश का कोयला, एमपी का कोयला, आंध्र प्रदेश का कोयला, महाराष्ट्र का कोयला, ये सभी के सभी गोंडवाना बेसिन के कोयले हैं। ठीक है, अब टर्सरी पीरियड का कोयला को कहा गया है जो इयोसीन से प्लियोगोसिन एज था, इयोसीन से प्लियोगोसिन पीरियड था, इसी टाइम ये कोयला बना है। टर्सरी पीरियड का जो कोयला है इसमें बना है। इसमें फ्लावरिंग प्लांट जो थे, इसका डोमिनेशन था, डोमिनेशन मतलब ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट थे वो टाइप के आपका पौधा था, पेड़ पौधा, ये सब चीज से ज्यादा बना, मतलब फ्लोरा फाउना में बात करें तो फ्लोरा से ज्यादा ये कोयला बना है। ठीक है, प्रिमिटिव होर्सेस, प्रिमिटिव होर्सेस क्या थे पता है बाबू? एक सिंग वाला घोड़ा कहानी सुने, यूनिकॉर्न घोड़ा, है ना, उस टाइप के घोड़ा पहले एग्जिस्ट किया करते थे। तो ऐसे घोड़ा हुआ करते थे, अलग अलग टाइप का दिखता था, है ना। वैसे घोड़े मर गए थे इस पर्टिकुलर टाइम में, टर्सरी पीरियड में ऐसे घोड़े एग्जिस्ट करते थे। एक जानवर हुआ करता था एप्स, जिसको बाद में विकास होकर आदमी बना, है ना। बहुत सारे प्लेसेंटर एनिमल होते हैं, प्लेस में जमीन में रहने वाले बहुत सारे एनिमल थे, वो सब मरने गलने के बाद, सड़ने गलने के बाद ये सब कोयला बना है। ठीक है, तो आप अगर कोयला पे खाना बना तो समझिए आप किसी के लाश पे खाना बना रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, टर्सरी पीरियड भी इंसिटू थ्योरी को सपोर्ट करता है। एंथ्रासाइट और लिग्नाइट जो कोयला पाया जाता है जनरली टर्सरी पीरियड का ही कोयला माना जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया बाबू। तो ये आपका कोल जियोलॉजी का बेसिक चीजें आप क्लियर कर चुके हैं। ओके, अब आते हैं थोड़े से एडवांस पे। अब देखिए कोल का आपने टाइप्स पढ़ लिया, अब हम लोग कोल का ग्रेड पढ़ेंगे। तो देखिए कोल का बेसिकली जो ग्रेड है ना, वो आपका 3 ग्रेड माना गया है। 3 हम अलग अलग सब टाइप्स इसमें कह सकते हैं। कमर्शियल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, कमर्शियल मतलब मार्केट में क्लासिफिकेशन की बात करूं, मार्केट में जब आप कोयला बेचने जाते हैं महाराज, तो आपको बोलना पड़ता है ना कौन सा टाइप का कोयला है, तो उसके लिए जो क्लासिफिकेशन किए हैं उसका 3 क्लासिफिकेशन, एक्चुअली 2 ही है लेकिन तीसरा टाइप के दोनों के बीच में घुस जाता है। एक होता है कोकिंग कोल, क्या होता है? कोकिंग कोल। और दूसरा होता है नॉन कोकिंग कोल। क्या होता है बाबू? नॉन कोकिंग कोल। क्या आइटम है गुरु, मैं आपको समझाता हूं। देखो ऐसा है, स्टील इंडस्ट्री चाहती है कि हमको कोकिंग कोल मिले। क्यों? क्योंकि स्टील इंडस्ट्री हमको नहीं चाहती कि हमको फास्फोरस या कोई भी इंप्योरिटी मिले। कोयला में अगर हमको इंप्योरिटीज मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है। कोयला में अगर सल्फर ज्यादा मात्रा में है तो हमारे लिए दिक्कत है। कोयला में अगर कार्बन बहुत अच्छा है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया, भाई एक नंबर है, हमारे लिए बहुत जब जबरदस्त है भैया। क्योंकि नॉन कोकिंग कोल अगर हम ले लेते हैं मार्केट से तो फिर इसको हमको कोक बनाना पड़ता है, यानी कि इसमें से सल्फर, बहुत सारे गैसेस होते हैं, फास्फोरस होते हैं, इंप्योरिटीज होते हैं, इन सब चीजों को हमको निकालना पड़ता है। पहले तो उसको वॉश करो, वॉश करने के बाद उसको क्रश करो, क्रश करने के बाद फिर उसको सुखाओ, फिर उसके बाद उसके से इंप्योरिटीज निकालो, हल्का गर्म करो, ओवन सेट करो, ओवन के लिए करोड़ों खर्च करो, है ना, करोड़ों खर्च करके ओवन में कोयला डालो, ये सब काम करो, काम करने के बाद फिर निकालो, तो एनर्जी भी खर्चा। तो झूठ मूठ का ये सब काम धाम से अच्छा है कि स्टील इंडस्ट्री वाला चाहता है कि सुनो ऐसा है, 2-4 पैसा ज्यादा ले लो लेकिन हमको कोकिंग कोयल दे दो। यही कारण है कि भारत 15% कोयला एक्सपोर्ट करती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोकिंग कोल होता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे देशों से एक्सपोर्ट कर रही है जिससे जिसका मुंह देखने का आपको मन नहीं करेगा। चाइना हो गया, तो भूटान से भी लेती, भूटान तो खैर अच्छा देश था, हमारे साथ अच्छा संबंध है।
तो बेसिकली 15 से 20% कोयला है ना, 15% से ज्यादा है यार, कितना एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, तो उतना कोयला भारत इंपोर्ट करती है बस यही कोकिंग के चलते। कोकिंग कोल बीसीसीएल में भरा पड़ा है, बीसीसीएल का मतलब है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है, जो कि धनबाद में पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अवैध खनन इतना ज्यादा चलता है कि जो कोयला कोकिंग कोल निकल रहा है वो ईटा भट्टा में चला जाता है हमारा, ईटा भट्टा में चला, इतना बढ़िया कोयला जो स्टील इंडस्ट्री वाला मुंह फाड़ फाड़ के कह रहा है भाई हमको दो ना, हमको दो ना, लेकिन अब सेल है ना, या तो आपका टर्बो स्टील है, या जो अच्छी अच्छी कंपनी है, चोरी का कोयला नहीं ना खरीदेगा महाराज, इसको जीएसटी बिल चाहिए, इसको प्रॉपर कोयला चाहिए, इसको प्रॉपर कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना, तो अब ये खरीद नहीं सकती है। अब छोटा छोटा ईटा भट्टा वाला चाहता है कि भैया हमको मिल जाए कोयला बढ़िया वाला, तो स्टील इंडस्ट्री वाला कोयला ईटा भट्टा में और चोरी चकारी में और ये सब चीजों में चला जा रहा है, जिसके कारण बहुत नुकसान हो रहा है कुल मिलाकर के। तो कुल मिलाकर के ऐसा भैया, एक होता है कोकिंग कोल, एक होता है नॉन कोकिंग कोल, ठीक है। कोकिंग कोल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसमें धुआं कम होता है, इसमें आपको कोक बनाना नहीं पड़ता है, इसमें सल्फर का मात्रा कम होता है, इसमें फास्फोरस और इम्प्योरिटीज कम होती हैं, इसके को गर्म करने के बाद दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ये लंबे टाइम तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह ज्यादा होता है, जिसके कारण इसको कोकिंग कोल कहते हैं। नॉन कोकिंग कोल क्या होता है, एक बार इसको जला देंगे धुआं धुआं राख राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दोबारा इसको जला नहीं पाएंगे, दोबारा इसका यूज कर नहीं कर पाएंगे, रीयूज नहीं कर पाएंगे, इसको यूज करना है तो आपको पावर सेक्टर वगैरह में यूज करते हैं, इसका यूएसबी थोड़ा कम रहता है ना, बाकी कोकिंग कोल की तुलना में, ठीक है। और एक दोनों के कैटेगरी के बीच में घुसा देते हैं हम सेमी कोकिंग कोल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ गए बाबू, ठीक है। अब हम आपको एक फोटो दिखाते हैं, फोटो दिखा के समझाते हैं। देखिए अब जो अलग अलग टाइप के कोयला है ना, सबका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। अगर एंथ्रासाइट कोयला मिल जाए तो मेटल सेक्टर वाला बोलेगा एकदम झपट्टा मार के कि हमको दही दो, इसको हमको दही दो भैया, स्मेल्टिंग करना है, मेटल को गलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। और एंथ्रासाइट कोयला क्या है, एक बार जला दीजिएगा तो लंबे टाइम तक जलता रहेगा, लालम लाल रहेगा, है ना। मस्त लोहा पिघलाइए, आकार बदलिए उसका, है ना, कातिया बन जाइए, है ना? लोहा पिघला के उसका आकार बदल दीजिए, ठीक। तो ये सब काम आप एंथ्रासाइट कोयला से कर सकते हैं, है ना। तो एंथ्रासाइट कोयला क्या है, एंथ्रासाइट कोयला बेसिकली सनी देवल है, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। इसके बाद वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बेसिकली बिटुमिनस टाइप का जो कोयला होता है वो जनरली हम लोग पावर जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं, स्टील मेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंट प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रिक यानी कि जो भट्टा वगैरह होता है ईट का, है ना, सीमेंट वाला हो चाहे आपका मिट्टी वाला, उसमें इस्तेमाल करते हैं। लिग्नाइट कोयल का बिस हम पिट हेड पावर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक लिमिटेड पावर हम इसे बना सकते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और गैस बना सकते हैं इससे, क्योंकि इसमें बहुत सारी मात्रा में सल्फर वल्फर होता है, जिसके कारण ये यूज कम होता है। अब कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल का यहाँ पे दिया हुआ है। कोकिंग कोल को बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं आयरन और स्टील मैन्युफैक्चर के लिए, इसको बेस्ट मानते हैं कि भैया अगर ये है तो मजा ही आ जाएगा। इसके बाद हेवली इंपोर्टेड फॉर स्टील, कोकिंग कोल बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है अलग अलग देशों से, जो कि मैंने आपको बताया, है ना, स्टील इंडस्ट्री के लिए, है ना। सेल चाहती है कि हमको कोकिंग कोल मिले, अब कोकिंग कोल भारत में कम है तो बाहर से ही मंगाएगी महाराज, तो वही वाला बतिया है। इसका नॉन कुकिंग कोल की अगर मैं बात करूं तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से होता है अलग अलग ग्रेड, 17 ग्रेड होता है इसका। इसको हम थर्मल पावर प्लांट में, सीमेंट में, फर्टिलाइजर में और बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। स्टील इंडस्ट्री के लिए बेस्ट कौन सा है, कुकिंग कोल बेस्ट है, ठीक है। मेटल का स्मेल्टिंग करना है, मेटल गलाना है पूरा, तो उसके लिए एंथ्रासाइट बेस्ट है, ठीक है ना। तो ये सब दो चार चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। फर्टिलाइजर के लिए बेस्ट कौन सा माना जाता है, लिग्नाइट बेस्ट माना जाता है फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है। तो ये दो चार लाइन आपको याद रखना बाबू, है। चलिए बाबू अब आते हैं सरकारी आंकड़ा पे भैया। देखिए आप, मैंने इधर उधर से कहीं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी डाटा आपका चेंज हो गया। डीजे देशमुख में जो दिया हुआ है पूरा डाटा को भूल जाइए, उसको गोली मारिए डीजे देशमुख के किताबों को। ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना, कोल एंड कोलफील्ड ऑफ इंडिया, इसमें जो कमर्शियल ग्रेड क्लासिफिकेशन दिया उसको फाड़ के फेंक दीजिए, कोई काम का नहीं हो आपका। अब ये सरकारी डाटा है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के वेबसाइट को खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका नोटिस भी आया था, तो अब यही वाला आपका वैलिड है, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, फटाफट समझा चुका हूँ, अब बताता हूँ आपको, ठीक है। कुकिंग कोल को जो हम अलग अलग ग्रेड में बांटते हैं ना, कुकिंग कोल का बेसिकली अगर मैं ग्रेड की बात करूं तो टोटल इसके होते हैं 6 ग्रेड, ठीक है। कुकिंग कोल के कितने ग्रेड होते हैं, टोटल कुकिंग कोल के 6 ग्रेड होते हैं। मतलब कुकिंग कोल कोयला ही है, लेकिन उसको हम अलग अलग ग्रेड में बांट दिए हैं। जैसे पहला होता है स्टील ग्रेड 1, स्टील ग्रेड 2, वासरी ग्रेड 1, वासरी ग्रेड 2, वासरी ग्रेड 3, वासरी ग्रेड 4, वासरी ग्रेड 5, वासरी ग्रेड 6, ठीक है। कुछ मिलाकर के कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्टील ग्रेड 1, 2, वासरी ग्रेड 1 से लेकर के 6, बस यही तो करना है महाराज, है ना। टोटल 8 हो जाएगा यार, टोटल 8 हो जाएगा, मैं 6 बता रहा हूँ, टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है। स्टील ग्रेड 1 2, वासरी ग्रेड 1 से लेकर के 6, टोटल 8 हमारा ग्रेड क्या हो जाएगा, कुकिंग कोल का ग्रेड हो जाएगा।
कैसे हम लोग हिसाब करते हैं, तो इसमें एस कंटेंट देखते हैं, यानी कि जो हमारा कोयला जलने के बाद जो एस बच जाता है, राख बच जाता है, उसका मात्रा देखते हैं। अगर उसका मात्रा 15% से ज्यादा है ना, ठीक है, 15% से कम है बेसिकली, तो हम स्टील ग्रेड 1 बोलते हैं। अगर 15 से 18 है ना, इसको ऐसे समझो ना यार, +3 +3 +3 +4, ठीक है, +7, ठीक है, लास्ट वाला तो याद ही रखना पड़ेगा यार, +7, ठीक है। ये होता है एक्चुअली में, आपको याद रखना है 15%, ठीक है। 15 के बाद 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 15 से 18, ये हो गया आपका स्टील ग्रेड 2। फिर 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 18 से 21, ये हो जाएगा आपका वासरी ग्रेड 1। फिर आपका 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 21 से 24, ये हो जाएगा वासरी ग्रेड 2। इसके बाद आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, तो आप 24 से 28 हो गया वासरी ग्रेड 3। फिर आप लास्ट में 7 जोड़ेंगे, यानी कि 28 से 35 हो गया वासरी ग्रेड 4, ठीक है। 35 से 42 हो गया वासरी ग्रेड 5, है ना। और लास्ट वाला जो आपका बचा है वो हो गया आपका 42 से ऊपर, है ना, 42 से ऊपर, 42 से 49, है ना, इसमें भी 7 आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। आप इसको ना एक बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए। तो एस कंटेंट के हिसाब से इसका कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन होता है, 8 क्लासिफिकेशन होता है स्टील ग्रेड 1, जिसमें 15% से लेकर के 49% तक जाता है आपका टोटल मिला के कोकिंग कोल के ग्रेड। इसके बाद आपका आता है सेमी कोकिंग कोल। सेमी कोकिंग कोल क्या है कि ये दोनों के बीच का एक कैटेगरी है, जिसमें हम एस परसेंट और मॉइस्चर परसेंट दोनों को काउंट करते हैं। और दोनों को अगर जोड़ के देख रहे हैं कि 19% से कम है तो इसको बोलेंगे सेमी कोकिंग ग्रेड 1, और अगर 19 से 24 के बीच में है तो इसको बोलेंगे सेमी कोकिंग ग्रेड 2, ठीक है। तो ये सेमी कोकिंग टाइप का ग्रेड है, सेमी कोकिंग कोल जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेमी कोकिंग कोल में 19% से ज्यादा अगर नहीं है, 19% से कम है अगर एस प्लस मॉइस्चर कंटेंट, तो सेमी कोकिंग कोल ग्रेड 1, और 19 से 24 है तो सेमी कोकिंग कोल ग्रेड 2। ये आपका हो जाएगा सेमी कोकिंग कोल का ग्रेड। अब आते हैं इस पे, जिसको बोलते हैं नॉन कोकिंग कोल का ग्रेड क्लासिफिकेशन। देखिए नॉन कोकिंग कोल का टोटल 17 ग्रेड है बाबू, ठीक है, टोटल कितना ग्रेड है, 17 ग्रेड है, ठीक है ना। अब ये 17 ग्रेड आपको याद कैसे रहेगा, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला ग्रेड है G1 G2 G3। बेसिकली ये कैसे निकालते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप एक जगह लकड़ी जलाइए, क्या जलाइए, लकड़ी, सूखा लकड़ी जला रहे हैं एक तरफ एक तरफ बढ़िया आप कोयला जला रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी जलाने के बाद उसके पास बैठे हैं या खाना बना रहे लकड़ी में, तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, हो सकता है आपको आधा घंटा लग गया चावल बनाने में, आपको आधा घंटा लग गया 2 आदमी का चावल बना रहे हैं आप, तो आपको आधा घंटा लग गया। यही आप कोयला अगर लालम लाल है, एक तो लकड़ी लालम लाल था तब चढ़ाए तो आधा घंटा लग गया, अब कोयला लालम लाल है तब चढ़ाए तो आपको 15 मिनट का समय लगा। कितना लग गया, 15 मिनट का। अगर मान लीजिए अब इंडक्शन है ना, या हीटर है, कोयल वाले हीटर है, बहुत ज्यादा गर्म है ना, पकड़ के चलिए 11,000 वोल्ट होता है ना, 15,000 वोल्ट, 15,000 वोल्ट का 1100 वाट का होता है, आप पकड़ लीजिए 1500 वाट का अगर आप हीटर चला रहे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये चावल होने में आपका मुश्किल से कितना लग रहा है, चावल होने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यार ये लकड़िया वाला जो है ना, लकड़ी वाला जो कोयला है, लकड़ी जब हम जलाते हैं तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है महाराज, मतलब लकड़ी जो जल रहा है ना उसमें उतना गर्मी नहीं है, उसमें उतना ऊर्जा नहीं है, उसमें उतना कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है, कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है। वही कोयला जला रहे हैं तो कोयला में थोड़ा ठीक ठाक है, और हीटर जला रहे हैं तो हीटर में तो और जबरदस्त है मालिक। तो ऐसा है कि कैलोरीफिक वैल्यू हम निकालते हैं कि वो कितना ऊर्जा जनरेट कर पा रहा है। अगर हम उसको जला दें तो जलाने पे पर किलो पे हमको कितना कैलोरी एनर्जी दे रहा है, उस एनर्जी पे, उस ऊर्जा पे हम उसको डिवाइड करते हैं, और उस ऊर्जा के बेसिस पे जो नॉन कुकिंग कोल है उसको 17 ग्रेड में बांटते हैं। सबसे बेस्ट जो कोयला होता है नॉन कुकिंग कोल में ग्रेड 1 का कोयला होता है, ठीक है। अब आपको याद कैसे रखना है, बहुत ही सिंपल साधारण सा ट्रिक है बाबू। देखो बाबू क्या करना है, 2200 लिखना है, 2200, क्या लिखना है, 2200, क्या लिखना है, 2200। फिर इसमें आपको 300 ऐड करना है, तो ये आपका हो जाएगा 2200 से 2500 G7। फिर इसमें 300 2500 वाला में 300 ऐड करेंगे तो 2500 से 2800 G16। फिर 300 ऐड करेंगे तो 2800 से 3100 G15। फिर 300 ऐड करेंगे तो 3100 से 3400 G14।
फिर 300 ऐड करेंगे तो 3400 से 3700 G13, फिर 300 ऐड करेंगे तो 3700 से 4000 G12, फिर 300 ऐड करेंगे तो 4000 से 4300 G11, फिर 300 ऐड करेंगे तो 4300 से 4600 G10। ठीक है, ऐसे करके 300 ऐड करना, कुछ नहीं 2200 याद रखिए, 300 ऐड करते रहिएगा। ठीक है, चलिए और आगे का दिखाई देते हैं आपको, है ना। तो सेकेंड, ठीक है, G10, इसके बाद फिर आपका 300 जोड़ेंगे 4900 से 5200 G8, है ना। 4600 से 4900 का रह गया था G9, है ना। उसके बाद 300 फिर जोड़े तो 5200 आ गया, फिर 300 जोड़े 5500 तक का G7, 5800 तक का G6, 6100 तक का 300 जोड़े तो G5, फिर 300 जोड़े 6400 तक का G4, फिर 300 जोड़े 6700 G3, फिर 300 जोड़े 7000 तक का G2, है ना। 7000 से ज्यादा हो गया तो बाबू G1। अब 17 ग्रेड है, 17 बार आपको 300 300 300 300 300 300 300 300 जोड़ जोड़ के 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 लिखते जाना है। यही आपका हो गया नॉन कमर्शियल कोल का, नॉन कमर्शियल कोल बन रहा हूं, कमर्शियल कोल में नॉन कोकिंग कोल का ग्रेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, 17 ग्रेड इसका हो गया, 2 ठोट सेमी कोकिंग कोल का हो गया, 17 2 19, और ये हो गया आपका 8 गो। ठीक है, 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 हो गया टोटल हमारा कोयला। मतलब कमर्शियल ग्रेड में अगर हम बात करेंगे तो 27 गो अलग अलग ग्रेड है बाबू, 27 गो अलग अलग ग्रेड है कोयला का। और ये 27 ग्रेड आपको याद हो गया होगा, अगर आप एक बार खाली रिवीजन मार लेंगे ना तो आपको 17 ग्रेड या 27 ग्रेड याद हो चुका है। ठीक है, ओके, चलिए। अब आई होप ये वीडियो छोटा सा है बट आपके काम का होगा, आपको अच्छा लगा होगा बाबू, मजा आ गया होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर क्लास लेना चाहते हैं बाबू, देखो लाइव क्लास अब चालू हो गया WCL का, WCL के लिए वेट कर रहा था, मैं कहीं कमिटेड था इसीलिए मैं क्लासेस नहीं करवा पा रहा था आपका, लेकिन अब मैं फ्री हो चुका हूँ, तो अब मैं खुला सांड हूँ, अब आपका क्लास में जितना चाहूँ उतना ले सकता हूँ, WCL का भी और NCL का। NCL का तो रेगुलर बेसिस पे चल ही रहा था, WCL का नहीं ले रहा था मैं, अब WCL का क्लासेस आपका रेगुलर बेसिस पे चलेगा। ठीक है, ओके। तो आपको अगर WCL का बैच लेना है या आपका NCL का बैच लेना है, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपका वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाकर ब्लैक डायमंड सर्च करेंगे, 4.8 रेटिंग के साथ आपको मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से, उसका डायरेक्टली आप जाके कोर्स को परचेस कर लेंगे। WCL प्लस MCL बैच में आपका MCL का कंटेंट भी डाला हुआ है, ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है। और WCL का जो कोर्स है, पोर्सन है, देखिए इसमें पहले MCL का पूरा कंटेंट पढ़ाया हुआ है, इसमें लाइव क्लास वगैरह सब लिया था मैं। ठीक है, और WCL के लिए मैं अलग से एक फोल्डर बना दिया हूँ, नीचे में आप नीचे करके देखेंगे WCL स्पेशल बैच, जिसमें 5 वीडियो डाला हूँ मैं। तो ये सब के सब अभी रिसेंट क्लासेस वाले वीडियोस है। ठीक है, और इसमें आपको और भी धीरे धीरे, अब इसमें जो WCL का पोर्शन है ना, बिल्कुल वैसा ही आपका सिलेबस वाइज ही वीडियोज आएगा, इधर उधर का नहीं आएगा, एकदम सिक्वेंस वाइज आपका वीडियो आएगा। पूरा का पूरा WCL का सिलेबस मैं खत्म करूंगा, टेक्निकल पोर्शन, आप एकदम निश्चिंत रहिए। नॉन टेक के लिए मैं आपको गाइड डेफिनेटली कर दूंगा, आपको नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। और अगर NCL का बैच लेना चाहते हैं तो NCL का बैच भी ले सकते हैं, उसमें ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं, देख रहे हैं बाबू, अभी 65 कंटेंट डाला जा चुका है इसमें, है ना? तो लगातार क्लास चल रहा है ताबड़तोड़। NCL का तो सिलेबस ही अलग है, इसलिए NCL का बैच आपको अलग अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, और अगर दोनों में से कोई एक बैच ले चुके हैं तो मुझे ऐप में मैसेज कर दीजिएगा एक, मैं आपका कुछ हेल्प कर दूंगा। ये छोटा सा वीडियो आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।